हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 2.2 रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को हम कैसे तो रीड कर सकते हैं और कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। समटाइम्स when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. कभी कभी हम एक्सप्रेशन को एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. तो इस केसेस में हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए, सो दैट हम उनको फॉलो करके हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएँ. टू गिव एन एग्जाम्पल विद लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो कुछ सेंटेंसेस हैं. सेंटेंस 1 है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज. शालिनी बैठी है एक फ्रेंड के साथ जिसके पास टॉयज है. अ फ्रेंड विद टॉयज, फ्रेंड जो थी उसके पास टॉयज हैं और शालिनी बैठी है उसके साथ में. इसका मीनिंग ये निकलता है, सो द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी इज सिटिंग विद हर. सेकेंड सेंटेंस है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज. अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक कोमा लगाया है. यहाँ पे कोमा, कोई कोमा नहीं है, यहाँ पे एक कोमा लगा दिया. सो शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज. अब जो इससे क्या मतलब निकल रहा है, जो शालिनी है वो अपने टॉयज के साथ बैठी है नेक्स्ट टू अ फ्रेंड. फर्स्ट का बिना कोमे का क्या मतलब निकल रहा था कि शालिनी बैठी है एक फ्रेंड के साथ जिसके पास टॉयज हैं. तो दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट हो गया. So this sentence without the punctuation could have been interpreted in two different ways. तो अगर हमारे पास punctuation mark नहीं होता, कोमा नहीं होता, तो इसको दो अलग अलग तरीके से हम interpret कर सकते हैं. The appropriate use of a comma specifies how the sentence has to be understood. कोमा लगाने से अब हमें समझ में आ गया कि exactly क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है. लेट अस सी एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवैल्यूएटेड इन मोर देन वन वे. तो अब हम एक्सप्रेशन भी देखते हैं कि कैसे मैथ्स में भी जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको भी एक से ज़्यादा तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्ले ग्राउंड. मलेश लाया 30 मार्बल्स प्ले ग्राउंड में. अरुण ब्रॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग. अरुण के पास थे 5 बैग मार्बल के और हर एक बैग में थे 4 मार्बल्स. हाउ मैनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्ले ग्राउंड. सो टोटल कितने मार्बल्स वो लोग लेके आए. सो देखो, मलेश लाया 30 मार्बल्स, सो हमने लिख दिया 30. अरुण कितने लाया, 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स ईच. 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स जिसमें हर एक में 4 मार्बल्स थे. तो अरुण कितने लेके आया, 5 इंटू 4 मार्बल्स. हमें बताना है टोटल मार्बल्स कितने आए प्लेग्राउंड में. तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस एक्सप्रेशन को, राइट. सो हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया. देन without knowing the context behind this expression, Purna found the value of this expression to be 140. अब पूर्णा को तो नहीं पता था, उसने बस ये लिखा हुआ देखा एक्सप्रेशन. सो पूर्णा को नहीं पता था कि कौन क्या लाया क्या नहीं लाया. पूर्णा के पास ये एक्सप्रेशन था और उसने इसको इवेल्युएट किया और उसको वैल्यू मिल गई 140. तो पूर्णा ने क्या किया, पूर्णा एडेड 30 एंड 5. फर्स्ट उसने पहले 30 और 5 को ऐड कर लिया. सो हमारे पास 35 आ गया. 35 को उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके पास आंसर आ गया 140. ठीक है. मलेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50. अब मलेश को क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली, उसको 50 मिली. उसने कैसे इवेल्युएट किया, उसने पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया. 5 इंटू 4 क्या होता है 20 एंड 20 प्लस 30 विल बी 50. तो उसको मिल गई 50. अब इस केस में क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पता है तो हमें पता है कि एक बच्चा लाया था 30 मार्बल्स, दूसरा बच्चा लाया था 5 इंटू 4, दूसरा बच्चा लाया था 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 मार्बल्स. तो टोटल हमारे पास हो गए 50 मार्बल्स. तो हमें कंटेक्स्ट पता है तो हम बोल सकते हैं कि 50 जो आंसर है वो करेक्ट है. नाउ इन दिस केस मलेश इज राइट. मलेश ने 50 आंसर निकाला था, वो राइट हो गया. बट वाई डिड पूर्णा गेट इट रॉन्ग. है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, स्टिल पूर्णा का आंसर गलत निकला एंड मलेश का आंसर सही निकला. जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन दिस, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर वी शुड डू एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. तो सिंपली अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें पहले ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है.
जैसे कि इंग्लिश में हमने पंक्चुएशन मार्क के बिना देखा ना, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एग्जैक्ट लाइन बोलना चाह रहे हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अभी हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या हमें पहले एडिशन करना चाहिए या पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। अगर किसी को कंटेक्स्ट नहीं पता और उसके पास ये एक्सप्रेशन है तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा कि मैं पहले प्लस करूँ या पहले मल्टीप्लाई करूँ। तो अब इसलिए यूज़ हुआ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में। सो ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं एंड बाद में क्या सॉल्व करना है। सो देखो, इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, so this was the expression, we had to multiply 5 and 4 first। 5 और 4 को हमें पहले मल्टीप्लाई करना था एंड देन ऐड दिस प्रोडक्ट टू 30, और फिर हमने जो 5 और 4 से जो मल्टीप्लाई करके हमें मिलता वो हम 30 में ऐड करते, तभी हमें करेक्ट आंसर मिलता। सो अब हमने क्या किया, 5 और 4 के अराउंड हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। ये होते हैं हमारे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स से हमें पता चलता है कि हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर आगे का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है। सो व्हेन इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, वी नीड टू फर्स्ट find the values of the expression inside the brackets before performing other expression। तो यही यहाँ लिखिए कि पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर कुछ और सॉल्व करना है। तो अब ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 30 प्लस 5 इंटू 4, सो पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, सो पहले ये सॉल्व होगा। 5 इंटू 4 क्या हो गया, 20। सो 30 प्लस 20 हो गया, सो हो गया हमारा 50। अब हमारा आंसर करेक्ट आएगा। अब अगर किसी भी को भी पता भी नहीं होगा क्या कंटेक्स्ट है, तब भी अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो वो उसका आंसर हमेशा 50 ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स आ गए और हमें पता है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, इरफान बोट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15। इरफान ने 15 रुपीज़ के बिस्किट्स खरीदे एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56 रुपीज़, एंड तूर दाल खरीदी 56 रुपीज़ की। ही गेव द शॉपकीपर ₹100। राइट एन एक्सप्रेशंस दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो अब इरफान ने खरीदी हैं दो चीज़ें। नंबर 1, उसने खरीदा है एक बिस्किट जो है 15 रुपीज़ का, फिर एक तूर दाल खरीदी है 56 रुपीज़ की, एंड उसने शॉपकीपर को रुपीज़ दिए हैं 100। तो उसको चेंज कितना वापस मिलेगा। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, इरफान ने खरीदा कितने रुपीज़ का, इरफान ने खरीदा है 15 प्लस 56 रुपीज़ का, ये उसने खरीदा है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। और वो पैसे कितने दे रहा है, 100 रुपीज़। सो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। नाउ अगेन हमें फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सो पहले हम ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो आएगा हमारे पास 100 माइनस 71, 100 माइनस 71 आ गया, देन आंसर आएगा 29। सो इरफान को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, उसको मिलेंगे 29 रुपीज़ वापस। तो अब आपको समझ में आ रहा है ब्रैकेट की क्या वैल्यू है। ब्रैकेट लगाने से हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Next are terms in expressions. Suppose we have the expression, this expression 30 plus 5 into 4 without any brackets। अब हमारे पास कोई brackets नहीं है। Does it have no meaning? क्या इसका कोई meaning नहीं है? When there are expressions having multiple operations, the order of expressions is not specified by the brackets। We use the notion of terms to determine the order। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लस ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, सो क्या हमारे पास कोई सीक्वेंस है, क्या हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर है, सो दैट हम उस ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू करेंगे कि हर एक ऑपरेशन को हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या ऐसा कुछ है। सो द टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। फॉर एग्जाम्पल 12 प्लस 7, द टर्म्स आर 12 एंड 7। सो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 12 प्लस 7, तो 12 और 7 है ना, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। सो 12 भी एक टर्म है, 7 भी एक टर्म है, और ये है हमारा ऑपरेशन। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट है, वी कीप मार्किंग ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन एज अबव।
Note that this way of marking the terms is not a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept. तो बेसिकली हम एक्चुअली टर्म्स को ऐसे मार्क करते नहीं हैं, जस्ट कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको यहाँ पे टर्म्स का बताया जा रहा है कि टर्म्स क्या है. सो अब हमारे पास 18 माइनस 14 है. 18 माइनस 14 में हमारी टर्म्स क्या है? वी नो दैट सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर. ये हमने लोअर क्लासेस में किया था. क्लास 6 में भी मैंने ये बताया था कि अगर मुझे किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 6 माइनस 2 करना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ 6 प्लस माइनस 2. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. सो सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर. इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स क्या होगा? माइनस 2. माइनस 2 का इनवर्स क्या होगा? 2. सो इट इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम 83 इज द सेम एज एडिंग माइनस 14 टू 83. तो हमारे पास है 83 माइनस 14. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 83 प्लस माइनस 14. तो अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या हो गई? 83 एंड माइनस 14. तो ये हमारे पास टर्म्स हो गई. ठीक है, तो जस्ट अभी आपको ये बता रहे हैं कि टर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, check if replacing the subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different examples. तो हम different example लेके हम check कर सकते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन को वो एडिशन में चेंज करके क्या वैल्यू में चेंज होता है. सो फॉर एग्जांपल 60 माइनस 20 है, तो मैं इसको कर सकती हूँ 60 प्लस माइनस 20. अगेन दोनों का ही आंसर 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा. तो कोई चेंज नहीं होता. अगर मैं सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन करती हूँ और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका मैं इन्वर्स करके लिखती हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा हमारी वैल्यू में. ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics. So हमने एक टोकन मॉडल किया था, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम है अगर हम नंबर के इनवर्स को ऐड कर रहे हैं. दोनों ही चीज़ें सेम है. तो टोकन मॉडल के थ्रू हमने ये ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अगर आपको देखना है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑल सब्ट्रैक्शंस इन एन एक्सप्रेशंस आर कन्वर्टेड टू एडिशंस इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स. जितने भी हमारे सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस हैं उनको हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से. तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अब हमारा है माइनस 18 माइनस 3. सो माइनस 18 भी एक टर्म हो गई, माइनस 3 भी एक टर्म हो गई और बीच में हमने प्लस लगा दिया. ठीक है, 6 इंटू 5 सिर्फ एडिशन रहेगा हमारे टर्म्स के बीच में. सो 6 इंटू 5 हमारा एक टर्म हो गया, प्लस हमारा बीच में आ गया एंड 3 एक टर्म हो गया. अब यहाँ पे 2 एज इट इज़ एक टर्म हो गया, माइनस 10 एक टर्म हो गया, 4 इंटू 6 एक टर्म हो गया. सो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गए. सो बेसिकली प्लस को छोड़ के बाकी सारे एक्सप्रेशन को हमें टर्म्स की फॉर्म में लिख देना है. एक दो एग्जांपल्स मैं और दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2. तो अब इसके टर्म्स क्या क्या हो गए, ये 4 एक टर्म हो गया, सो दिस 4 इज अ टर्म. ठीक हो गया, प्लस माइनस 2 एक टर्म हो गया, सो माइनस 2 विल बी एक टर्म. ठीक है, प्लस ये रहा हमारा प्लस, देन 3 इंटू 2 ये एक टर्म हो गया. तो ऐसे आप प्लस को छोड़ के जो भी जैसे बन रहे हैं वो सब हमारे टर्म्स हो गए. अब यहाँ पे हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. हमें एक तो एक्सप्रेशन लिखना है एज सम ऑफ इट्स टर्म्स, उस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है और हमें बताने हैं टर्म्स क्या हैं. सो 13 माइनस 2 प्लस 6. तो 13 एक टर्म हो गया, माइनस 2 एक टर्म हो गया, 6 एक टर्म हो गया एंड बीच में लग जाएगा प्लस साइन. सो 13 माइनस 2 एंड 6 टर्म हो गया. 5 प्लस 6 इंटू 3. सो प्लस छोड़ के बाकी सारे हमारे टर्म्स हो जाते हैं. सो 5 प्लस 6 इंटू 3. सो हमारे टर्म हो गया 5 कोमा 6 इंटू 3. नेक्स्ट 4 प्लस 15 माइनस 9. सो 4 एक टर्म हो गई, प्लस 15 है सो 15 एक टर्म हो गई, माइनस 9 है तो हम उसको लिखेंगे प्लस, देन माइनस 9 एक टर्म हो गई. सो हमारी टर्म्स हो गई 4 15 एंड माइनस 9. ठीक हो गया. नेक्स्ट 23. सो 23 एक टर्म हो गई, देन माइनस 2 इंटू 4 एक टर्म हो गई, सो माइनस 2 इंटू 4 ये एक टर्म हो गई, देन हमारी 16 एक टर्म हो गई. सो अब हमारी टर्म्स क्या हो गई, 23
कोमा -2 × 4 कोमा 16, ये हमारी 3 टर्म्स हो गई। देन 28, 19 एंड -8, सो 28 एक टर्म हो गई एंड 19 एक टर्म हो गई, देन -8 एक टर्म हो गई। सो दिस विल बी 28 कोमा 19 कोमा -8। ठीक हो गया। सो ऐसे हम टर्म्स बता सकते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं। Now we will see how terms are used to determine the order of operations to find the value of an expression. अब next हम देखेंगे कि terms को हम कैसे use कर सकते हैं order of operations को determine करने के लिए, so that हम exact correct value को calculate करें। We will start with expressions having only additions. हम start करेंगे expressions के साथ जिनके पास सिर्फ additions होगा operation में, with all the subtraction suitably converted into addition, क्योंकि हम सारे subtraction को addition में convert कर लेंगे। कैसे convert करेंगे? subtraction को addition में convert करने के लिए 4 - 3 है अगर, सो हम लिखेंगे 4 + -3, सो ये subtraction का ऑपरेशन चेंज हो गया एडिशन के ऑपरेशन में। ठीक है। Does changing the order in which the terms are added give different values? क्या जो order है वो change करने से हमें different values मिलती हैं? No, changing the order does not give us different values. क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। एडिशन में अगर आप 4 + 3 + 2 करना है, तो अगर आप 4 + 3 + 2 करो या 4 + 2 + 3 करो, आपको एडिशन का रिजल्ट सेम ही मिलेगा। सो इन एडिशन देयर इज नो ऑर्डर। आप चाहे पहले 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, दोनों का आंसर हमें सेम ही मिलता है। सो इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में ही हमारी एक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, सो इन विच किसी भी ऑर्डर में हम एडिशन करें, हमारा जो आंसर है वो सेम ही आता है। सो चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड डज नॉट गिव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।